चलिए आज हम बात करेंगे एक खबर के बारे में जो कि अमेरिका और गाज़ा से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम खबरों को देखेंगे, उसके बाद खबर के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ट्रंप की योजना विफल होने से गाज़ा का विभाजन एक बड़ा खतरा बन गया है। वहीं दूसरी खबर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ट्रंप की गाज़ा योजना पर अमेरिकी प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। वहीं एक और खबर है जिसमें गाज़ा प्रतिरोध और एक उभरती हुई विभाजन को देखा गया है। ट्रंप योजना अभी भी रुकी हुई है क्योंकि क्षेत्रीय गतिशीलता इजराइल के प्रतिरोध और हमास के निरस्त्रीकरण से इनकार को बहस रही है। तो इन खबरों के बारे में बात करें तो यह खबर गाज़ा में चल रहे गतिरोध एवं संभावित विभाजन, दीवार के उभरने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना यानी कि ट्रंप योजना के लागू होने में आ रही चुनौतियों के बारे में दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं ये चुनौतियां क्या हैं और कैसे आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम खबर के मुख्य बिंदुओं के बारे में देखेंगे, जिनमें सबसे पहले देखें ट्रंप के योजना में आने वाले गतिरोध के बारे में। तो ट्रंप योजना, जिसे डील ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है, गाज़ा में शांति और पुनर्निर्माण के लिए 20 सूत्रीय प्रस्ताव है। हालांकि यह योजना पूरी तरह से रुक गई है क्योंकि इजराइल कुछ शर्तों पर जो प्रतिरोध कर रहा है। वहीं हमास भी कुछ इनकार कर रहा है, जैसे हमास ने निरस्त्रीकरण से इनकार कर दिया है और इस योजना को स्वीकार नहीं किया है। वहीं क्षेत्रीय गतिशीलता की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रीय कारकों और हित इस योजना के पूर्ण कार्यान्वयन में बाधा डाल रहे हैं। दीवार विभाजन का अगर उभरना की बात करें तो योजना में विफलता के कारण गाज़ा में एक वास्तविक विभाजन का जोखिम बढ़ गया है। गतिरोध के चलते गाज़ा के स्थायी रूप में दो हिस्सों में बंटने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विभाजन का विरोध किया जा रहा है क्योंकि यह एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की आकांक्षाओं के खिलाफ है। यह खबर कई महत्वपूर्ण विषयों को छूती है, जिसमें भू राजनीतिक सुरक्षा और संघर्ष, वही मानवीय चुनौतियां और मानवीय अधिकार शासन, आर्थिक प्रभाव शामिल हैं। वर्तमान में गाज़ा में कई गंभीर मानवीय चुनौतियां हैं, जिनमें स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव और खाद्य सुरक्षा की चिंताएं शामिल हैं। चलिए इन सब चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले गाज़ा में शांति बोर्ड की स्थापना को लेकर बात करेंगे। ये जो शांति बोर्ड की स्थापना है, ये क्या है और ये किसके द्वारा की गई है और इसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहे हैं। तो गाज़ा में शांति बोर्ड की स्थापना की योजना हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाए गए एक अमेरिकी प्रस्ताव का हिस्सा है। इसके उद्देश्य की बात करें बोर्ड ऑफ पीस DOP की, तो कल्पना एक संक्रमणकारी कालीन ट्रांजिशनल अथॉरिटी के रूप में की जा रही है, जो युद्ध के बाद गाज़ा पट्टी के पुनर्निर्माण, आर्थिक सुधार और शासन की देखरेख करेगा। अध्यक्षता की बात करें तो इस बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप वो करेंगी। कार्यकाल की बात करें तो यह बोर्ड दिसंबर 2027 तक काम करेगा, जिसके बाद नियंत्रण एवं पुनर्गठित फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सौंप दिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अगर बल की बात करें तो इस योजना में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF की तैनाती भी शामिल है, जो गाज़ा के विसैन्यीकरण और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। अब हम बात करें गाज़ा में संभावित विभाजन के बारे में, यानी कि गाज़ा में जो विभाजन हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना से ये संबंधित है। इसके अगर मुख्य विवरणों की बात करें तो इसमें ट्रंप की योजना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा में युद्ध विराम के बाद शांति के लिए 20 सूत्रीय योजना पेश की थी, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का समर्थन मिला है। योजना के पहले चरण की बात करें तो इस चरण में इजराइल और हमास ने बंधकों की रिहाई, कैदियों की अदला बदली पर सहमति जताई थी। इसके तहत इजराइल सेना ने गाज़ा के 53% हिस्से से अपनी सेना वापस बुला ली थी, जिसमें राफा और गाज़ा शहर के कुछ हिस्से शामिल थे।
योजना के अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें, इस योजना के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो शांति और सुरक्षा, गाजा को कट्टरपंथी आतंक मुक्त क्षेत्र बनाना जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा पैदा न करे। पुनर्निर्माण की बात करें तो गाजा के लोगों के लाभ के लिए क्षेत्र को पुनर्निर्माण और विकास करना। युद्ध विराम की बात करें तो यदि दोनों पक्ष प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं तो तुरंत युद्ध समाप्त हो जाएगा। बंधकों की रिहाई की बात करें तो इजराइल द्वारा समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों यानी कि जीवित और मृत को वापस किया जाना था। बात करें कैदियों की रिहाई की तो सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गजवंश को रिहा करेगा। बात करें हमास के निरस्तीकरण के बारे में तो हमास के सदस्य जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने हथियार छोड़ देते हैं उन्हें जो है वो माफी दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय अगर बल की बात करें तो शांति सुनिश्चित करने के लिए गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स की स्थापना करना। अंतरिम प्रशासन की बात करें तो सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं और पुनर्निर्माण को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ पीस नामक एक अंतरिम प्रशासन की स्थापना करना। वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में इस योजना का समर्थन करने वाले प्रयास को बहुमत से पारित किया है। हालांकि हमास ने इस योजना को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह उसके हितों के खिलाफ है। योजना के पहले चरण जिसमें बंधकों की रिहाई शामिल थी पर सहमति बन गई थी, लेकिन हमास के पूर्व निरस्तीकरण और गाजा के भविष्य के शासन जैसे बाद के चरणों पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। अब बात करें सुरक्षा और मानवीय संकटों के बारे में तो ये भी एक मेन पॉइंट है इस न्यूज़ का। सबसे पहले हम बात करेंगे सुरक्षा और संघर्ष के बारे में यानी कि सिक्योरिटी ऑन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। लगातार हिंसा, 7 अक्टूबर 2023 के बाद से चल रहे युद्ध में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौतें और घायल हुए हैं। गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय के अनुसार नवीनतम युद्ध विराम के उल्लंघन में सैकड़ों हमले हुए हैं। सैन्य कार्रवाई की बात करें तो इजरायली सेना की कार्रवाई और हमास द्वारा रॉकेट दागना जारी है जिससे गाजा एक कट्टरपंथी आतंक मुक्त क्षेत्र बनने के लक्ष्य में बाधा आ रही है। बुनियादी ढांचे के अगर विनाश की बात करें तो बार बार के संघर्षों ने घरों, स्कूलों, अस्पतालों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को बड़े पैमाने पर पूरी तरह से नष्ट कर दिया है जिससे लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, अस्त व्यस्त हुए हैं, अपने घर से कहीं और बेचारे परेशान हैं। 90% से अधिक क्षतिग्रस्त नष्ट हो गए हैं यानी कि 90% से अधिक जो ढांचे थे, जो मकान थे, जो बिल्डिंग्स थी वो नष्ट हो चुकी हैं। सुरक्षा बल की बात करें तो गाजा में शांति सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। अब बात करें मानवीय संकटों के बारे में। अकाल और भुखमरी तो गाजा में अकाल की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। भोजन, पानी, दवाओं के भारी कमी के कारण लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य प्रणाली के पतन की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पूरी तरह से चरमरा गई है क्योंकि अस्पताल क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं और ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी है। लगभग 20 अस्पताल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। विस्थापन की बात करें तो 90% से अधिक आबादी विस्थापित हो गई है और अस्थायी आश्रमों में रह रही है जहां स्थिति खराब हो रही है, खासकर सर्दियों के तूफानों के कारण। मानसिक स्वास्थ्य पर अगर असर की बात करें तो मानवीय संकट से प्रभावित आबादी के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुमान है कि प्रभावित लोगों में से 5 में से 1 पहले से ही किसी मानसिक स्वास्थ्य विकार से पीड़ित हो सकता है। यह स्थिति दिखाती है कि सुरक्षा की कमी सीधे तौर पर एक असहनीय मानवीय पीड़ा और संकट को जन्म दे रही है।
अब बात करें विभाजन के जोखिमों के बारे में। तो विभाजन के जो जोखिम है गाजा में वास्तव में गंभीर और बढ़ते जा रहे हैं। मुख्य रूप से शांति योजना में गतिरोध के कारण जो है, जैसे कि वास्तविक विभाजन, डी फैक्टो पार्टीशन। तो चूंकि शांति योजना के अगले चरण जैसे हमास का निरस्तीकरण और फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भागीदारी आगे नहीं बढ़ पाए हैं, इसलिए जमीन पर वास्तविक विभाजन की संभावना बढ़ गई है। गाजा का कुछ हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में है और दूसरा हिस्सा अभी भी हमास के नियंत्रण में है। योजना के अगर लड़खड़ाने की बात करें तो मध्यस्थों ने चेतावनी दी है कि यदि गतिरोध जारी रहा तो गाजा न युद्ध न शांति, नॉट वॉर बट नॉट पीस की स्थिति में फंस जाएगा। यहाँ विभाजन स्थायी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय चिंता की बात करें तो जॉर्डन और फिलिस्तीनी विदेश मंत्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा के किसी भी क्षेत्रीय विभाजन का विरोध किया है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि गाजा एक इकाई है और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र का हिस्सा भी। पुनर्निर्माण पर अगर प्रभाव की बात करें तो विभाजन के जोखिम का मतलब है कि पुनर्निर्माण प्रयास केवल इजराइल नियंत्रित क्षेत्रों तक ही सीमित रह सकते हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों के लोगों के लिए मानवीय संकट और गहरा जाएगा। फिलिस्तीनी राष्ट्र की आकांक्षाओं की बात करें, आकांक्षाओं के असर की बात करें तो गाजा का किसी भी तरह का क्षेत्रीय बंटवारा वेस्ट बैंक के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की फिलिस्तीनी आकांक्षाओं को और कमजोर कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और मानवाधिकार कानून के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कानूनी ढांचे के बारे में। इजराइल और हमास वहीं अन्य फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों के बीच चल रहे सशस्त्र संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून IHL और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी कानून IHRL दोनों लागू होते हैं। ये कानून व्यक्तियों के जीवन, स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। बात करें राज्यों के दायित्व के बारे में तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून राज्यों पर अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्तियों के मानवाधिकारों का सम्मान करने, उनकी रक्षा करने और उन्हें पूरा करने का दायित्व डालते हैं। इनके उल्लंघनों और आरोपों की जांच की बात करें तो सामूहिक दंड। इजराइल की गाजा पट्टी की नाकेबंदी को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मानववादी कानून का गंभीर उल्लंघन और एक प्रयास का सामूहिक दंड बताया जाता है। नागरिकों को निशाना बनाने की बात करें तो नागरिकों और नागरिक वस्तुओं जैसे कि अस्पताल, स्कूल, आवासीय इमारतें को जानबूझकर निशाना बनाना, साथ ही भुखमरी को युद्ध के साधन के रूप में इस्तेमाल करना युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध माने जाते हैं। नरसंहार के आरोप। संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि इजराइल ने गाजा में नरसंहार का आरोप अपराध किया है, जिसमें नागरिकों की हत्या करना, गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना और जानबूझकर ऐसी जीवन स्थितियों को थोपना शामिल है जो उनके शारीरिक विनाश का कारण बन सकती हैं। बात करें जवाबदेही की तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अभियोजन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट, साथ ही हमास के शीर्ष कमांडर के खिलाफ युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन किया है। बात करें अन्य विस्थापन और कई अन्य किए गए उल्लंघनों के बारे में। जबरन विस्थापन। तो फिलिस्तीनी लोगों को उनके घर के अंदर या बाहर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से विस्थापित करने की योजना, नीतियों और कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन करती हैं। अन्य मानवाधिकारों की बात करें तो उल्लंघन के आरोपों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पानी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के अधिकार से वंचित रहना भी शामिल है, जिससे अधिक महिलाओं और बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। गाजा संकट में शामिल दोनों पक्षों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन उल्लंघनों की जांच कर रही हैं। अब बात करें गाजा के शासन और भविष्य के बारे में।
इनकी शांति योजना और चल रहे संघर्ष के एक प्रमुख अनसुलझे मुद्दे के बारे में। तो सबसे पहले बात करें शासन यानी कि गवर्नेंस के बारे में। अंतरिम शासन। ट्रंप की शांति योजना ने बोर्ड ऑफ पीस नामक एक अंतरिम प्रशासन की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। यह बोर्ड सुरक्षा, सार्वजनिक सेवाओं और पुनर्निर्माण को संभालेगा। हमास की अगर भूमिका की बात करें तो हमास ने पूर्ण निरस्त्रीकरण और अपनी शक्ति छोड़ने से इनकार कर दिया, जिससे इस अंतरिम योजना को लागू करना मुश्किल हो गया। फिलिस्तीनी प्राधिकरण की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और कुछ खाड़ी देश चाहते हैं कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण गाजा में शासन की बागडोर संभाले, लेकिन फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने कहा कि वह गाजा के किसी भी विभाजन को स्वीकार नहीं करेगा। इजरायली नियंत्रण की बात करें तो शांति योजना में गतिरोध के कारण गाजा का कुछ हिस्सा वास्तविक रूप से इजरायली सैन्य नियंत्रण में बना हुआ है, जिससे शासन की जटिलताएं बढ़ रही हैं। अब बात करें भविष्य यानी कि फ्यूचर के बारे में। तो स्थायी विभाजन का जोखिम। जैसा कि पहले बताया गया है, मुख्य चिंता यह है कि यदि कोई व्यापक समझौता नहीं होता तो गाजा स्थायी रूप से विभाजित हो सकता है, जिससे एक एकीकृत फिलिस्तीनी राष्ट्र की आकांक्षाओं को बड़ा झटका लगेगा। पुनर्निर्माण की अनिश्चितताओं की बात करें तो पुनर्निर्माण के लिए धन की उपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय सहमति पर निर्भर करती है कि गाजा का शासन कौन संभालेगा और क्या वहां स्थिरता आएगी। खाड़ी देश बिना स्पष्ट राजनीतिक समाधान के धन देने से हिचकिचा रहे हैं। बात करें शांति की संभावना के बारे में तो भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इजराइल, हमास और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ बाकी शांति योजना के चरणों पर सहमत हो पाते हैं या नहीं। युद्ध विराम एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन स्थायी शांति अभी भी दूर है। मानवीय स्थिति के बारे में बात करें तो भविष्य में मानवीय संकट तो काफी संबोधित किया जा सकता है। मानवीय संकट को तभी हम संबोधित कर सकते हैं जब एक स्थिर शासन स्थापित हो सके और नाकेबंदी हटे, जिससे लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने और बुनियादी अधिकारों तक पहुंच मिल सके। अब बात करें गाजा के पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधारों के बारे में। तो गाजा में चल रहे संघर्ष के आर्थिक प्रभाव विनाशकारी हैं और व्यापक रहे हैं, जिसमें गाजा और इजराइल दोनों की अर्थव्यवस्था काफी डगमगा गई है और पुनर्निर्माण की तो कोई अभी आशंका नहीं है। गाजा पर भी जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफी जो प्रभाव है वो पड़े हैं। वहीं हमास और इजराइल जैसी जो स्थान है उन पर भी काफी जो प्रभाव हैं वो पड़े हैं। उनकी भी अर्थव्यवस्था पर काफी जो संकट हैं वो पैदा हुए हैं। मुख्य योजनाएं और विवरण की बात करें तो ट्रंप की योजना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित अमेरिकी प्रस्ताव में गाजा के पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधार की देखरेख के लिए शांति बोर्ड नामक एक संक्रमणकालीन प्राधिकरण की परिकल्पना की गई है। इस योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक समर्थित एक ट्रस्ट फंड के माध्यम से धन जुटाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र, बंदरगाह और हवाई अड्डे के निर्माण का भी विचार है। फिलिस्तीनी सरकार की योजना। तो फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने अरब और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में एक पंचवर्षीय 3 चरण वाली पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना का खुलासा किया है, जिसकी अनुमानित लागत $67 बिलियन है। अरब लीग की योजना। तो मार्च 2025 में काहिरा में आयोजित असाधारण अरब लीग शिखर सम्मेलन के दौरान गाजा रिकवरी, पुनर्निर्माण और विकास योजना का समर्थन किया गया था, जिसका उद्देश्य मानवीय संकट को दूर करना और फिलिस्तीनी स्वामित्व सुनिश्चित करते हुए गाजा का पुनर्निर्माण करना है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। यूरोपीय संघ EU, संयुक्त राष्ट्र UN और विश्व बैंक ने गाजा के पुनर्निर्माण और बहाली के लिए 53 बिलियन से लेकर 70 बिलियन तक डॉलर की लागत का अनुमान लगाया है। कई यूरोपीय अरब राष्ट्र और अमेरिका योगदान करने से के इच्छुक हैं, वहीं हालांकि धन सुरक्षित करना अभी भी जटिल है। अब इसके पुनर्निर्माण में आने वाली चुनौतियों की बात करें
तो विशाल विनाश। 55 बिलियन टन से अधिक मलबा हटाने में लगभग 15 साल तक का समय लग सकता है, ये अनुमान लगाया गया है। सुरक्षा और शासन की बात करें तो हमास द्वारा निरस्त्रीकरण से इनकार और एक अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती पर असहमति प्रमुख सुरक्षा चुनौतियां हैं। बात करें वित्त पोषण की, तो धन की भारी आवश्यकता है और विभिन्न पक्षों के बीच राजनीतिक असहमति के कारण वित्त पोषण हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। मानवीय पहुंच, मानवीय सहायता अभी भी अपर्याप्त है, जिससे आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो रही है। वर्तमान में कई प्रतिस्पर्धी योजनाएं हैं और कार्यान्वयन का मार्ग सुरक्षा, शासन और वित्त पोषण पर चल रहे मतभेदों के कारण जटिल बना हुआ है। अब बात करें गाजा, इजराइल और हमास के बीच संबंधों के बारे में, यानी कि गाजा, इजराइल और हमास के जो संबंध हैं वो कैसे हैं। तो इजराइल गाजा पट्टी वहीं अमेरिका के बीच संबंध गहरे और जटिल हैं। मुख्य रूप से अमेरिका की इजराइल के लिए मजबूती, प्रतिबद्धता और गाजा में शांति स्थापित करने के प्रयासों के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले बात करें गहरा गठबंधन। अमेरिका और इजराइल के बीच दशकों से चला आ रहा एक मजबूत रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधन है। अमेरिकी कानून के तहत इजराइल को अमेरिका का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी, मेजर नॉन नाटो एली घोषित किया गया है और अमेरिका सालाना अरबों डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करता है। बात करें गाजा पर अमेरिकी पहल के बारे में, तो हाल ही में अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना की मध्यस्थता की, जिसके तहत पहले चरण में बंधकों की रिहाई और इजराइल सेना की आंशिक वापसी हुई। दबाव और मतभेद की बात करें तो हालांकि इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंधों के बावजूद गाजा में सैन्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाने और युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने इजरायली नेतृत्व पर दबाव डाला है। कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के प्रति अमेरिकी जनता में भी संदेह बढ़ा है। हमास के प्रति रुख, अमेरिका ने हमास को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वह युद्ध विराम समझौते का पालन नहीं करता तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यहां तक कि उसके सफाई तक की बात भी कही गई है। अब बात करें यूएनएससी समर्थन के बारे में, यूएनएससी में समर्थन के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में अमेरिका ने गाजा में अपने युद्ध विराम प्रस्ताव के लिए समर्थन जुटाया है और इजराइल के कार्यों का बचाव किया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पाखंड की आलोचना की। इजराइल जो है, अमेरिका जो है वो इजराइल का एक प्रमुख सहयोगी है, जैसा कि दशकों से चले आ रहे मजबूत रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य गठबंधनों से स्पष्ट भी होता है। अब हम बात करें इस घटना पे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बारे में, यानी कि चलती रही इनकी गाजा में चल रहे जो घटनाएं हैं उसके चलते अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिक्रिया है वो क्या होने वाली है। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया की बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, यूएनएससी की प्रतिक्रिया के बारे में। तो यूएनएससी ने हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव को अपनाया, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना का समर्थन किया। यह प्रस्ताव 13 मतों से पारित हुआ, जिसमें 3 चीन और रूस ने भाग नहीं लिया, एब्स्टेन रहे। प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की स्थापना को अधिकृत करना है। बात करें अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों की, तो अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने हमास के हमलों की निंदा की, इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की और कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है। कई पश्चिमी नेताओं, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन, जर्मनी वहीं फ्रांस के प्रमुख शामिल थे, ने इजराइल का दौरा करने का इरादा व्यक्त भी किया है। अब अरब और मुस्लिम जगत, इस्लामिक जगत के देशों ने फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन व्यक्त किया और इजरायली कब्जे को हिंसा का मूल कारण बताया। जॉर्डन और फिलिस्तीनी प्राधिकरण पीए ने गाजा के किसी भी क्षेत्रीय विभाजन का विरोध किया है और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के विचार पर जोर भी दिया है।
सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की जैसे सहित कई अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने यूएनएनसी प्रस्ताव का समर्थन किया, क्योंकि इसमें फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना के लिए एक विश्वसनीय मार्ग का उल्लेख था। हमास की प्रतिक्रिया की बात करें तो हमास और गाजा के अन्य गुटों ने यूएनएनसी के प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय बलों की मौजूदगी को यह कहते हुए अस्वीकार किया कि यह विदेशी संरक्षकता और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय इच्छा शक्ति को कमजोर करेगी। बात करें मानवीय संकट के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा में अकाल और मानवीय संकट को दूर करने के लिए तत्काल मानवीय सहायता की मांग की है, और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इस दिशा में अपनी प्रयास जो है उसको बढ़ा दिया है। कई संगठनों का मानना है कि गाजा में मानवीय संकट का समाधान केवल एक राजनीतिक समाधान की मध्यस्थता से ही संभव है, माध्यम से ही संभव है, जो दो राष्ट्रीय समाधान पर आधारित हो। धन्यवाद।